Assalamu alaikum students. Welcome to the second lecture of quantitative reasoning. लास्ट टाइम बेसिकली हमने प्रोपोजिशन को डिस्कस किया था और हमने ट्रुथ टेबल को देखा था कि हमारे पास कोई भी अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है हम उसका ट्रुथ टेबल किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हो जाएं तो हम उन स्टेटमेंट पे डिफरेंट बूलियन ऑपरेटर लगा के उन स्टेटमेंट को किस तरह से रिकॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। हम इन कंपाउंड स्टेटमेंट्स के ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। हम इसके ट्रुथ टेबल की अगर बात करें तो हमें नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास चूँकि दो प्रोपोजिशन है पी और क्यू, तो जो दोनों प्रोपोजिशन है तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं वही 2 पावर n के फॉर्मूला से इसकी रोज़ को कैलकुलेट करना चाहें तो उसकी जो टोटल रोज़ बनेगी हमारे पास वो 2 पावर 2 4 रोज़ बनेगी। तो हमारे पास इसकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वो यहाँ पे आपको इन दोनों रोज़ के अंदर p और q के अंदर नज़र आ रही है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी p भी ट्रू q भी ट्रू, सेकंड पॉसिबिलिटी होगी p ट्रू q फॉल्स, थर्ड होगी p फॉल्स q ट्रू एंड द लास्ट होगी कि दोनों आपके पास फॉल्स हो जाए। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर नेगेशन ऑफ p फाइंड आउट करना। हमें पता है कि नेगेशन ऑफ p का मतलब ये है कि अगर p ट्रू है तो नेगेशन ऑफ p फॉल्स हो जाएगा, अगर p फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ p हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो ज़रा गौर से देखें कि जहाँ जहाँ पे p ट्रू था वहाँ पे नेगेशन ऑफ p हमें फॉल्स वैल्यू दे रहा है, जहाँ जहाँ पे p फॉल्स था वहाँ वहाँ पे नेगेशन ऑफ p हमें ट्रू वैल्यू दे रहा है। अब फर्दर ये जो नेगेशन ऑफ p आ गया है, इस नेगेशन ऑफ p को मैंने एंड ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करवाना है q के साथ। तो ज़रा गौर से देखिएगा, अब यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास रो में q ट्रू है और नेगेशन ऑफ p फॉल्स है, और हमने इन दोनों को जब एंड ऑपरेटर से ज्वाइन करवाना है, एंड ऑपरेटर का आंसर सिर्फ उस वक्त ट्रू आता है अगर दोनों ट्रू। तो फर्स्ट में हमारे पास दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट में दोनों ही फॉल्स हैं फिर आंसर फॉल्स हो जाएगा, थर्ड रो में हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू आ रहे हैं तो आंसर ट्रू होगा, और लास्ट में फिर चूंकि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हैं तो आंसर अगेन हमारे पास फॉल्स होगा। गॉट इट। इसी तरह अगर मैं ट्रुथ टेबल जो ओवरऑल बात करूं तो ये हमारे पास ओवरऑल ट्रुथ टेबल बनेगा हमारे फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट फर्दर अगर हम बात करें कि हमारे पास हमें ट्रुथ टेबल बनाना है कंपाउंड स्टेटमेंट, हमारे पास नेगेशन ऑफ p एंड q और नेगेशन ऑफ r। हमने बात की थी कि चूंकि हमारे पास ये तीन प्रोपोजिशन है तो अगेन 2 पावर 3 के फॉर्मूला से हमारे पास टोटल इसकी जो रोज बनेगी, टोटल पॉसिबिलिटीज बनेगी वो 2 पावर 3 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी। ओके नाउ, अब अगर मैं इन सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को यूज करते हुए इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाने की बात करें तो हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ पड़ी है सबसे पहले उसको कैलकुलेट करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या पड़ा, ब्रैकेट के अंदर पड़ा हुआ p और नेगेशन ऑफ r। तो सबसे पहले हम नेगेशन ऑफ r फाइंड आउट करेंगे, उसके पास उस नेगेशन ऑफ r और q को लेके ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन पड़ा है p और नेगेशन ऑफ r वो फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरह से उसका जो आंसर आएगा उसको फिर हम नेगेशन ऑफ p फाइंड आउट करके उसके साथ एंड ऑपरेटर से ज्वाइन करते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम नेगेशन ऑफ r की बात करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे पास r ट्रू वैल्यू देगा नेगेशन ऑफ r हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे r ट्रू फॉल्स होगा वहाँ वहाँ पे नेगेशन ऑफ r बिल्कुल उसका उल्ट ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास नेगेशन ऑफ r का ट्रुथ वैल्यूज ये आएंगे। अब इस नेगेशन ऑफ r को अगर मैं q ऑपरेटर के साथ q प्रोपोजिशन का साथ थ्रू और ऑपरेटर ज्वाइन करवाता हूँ तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज बनेगी कि अगर हमारे पास नेगेशन ऑफ r और q में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों ट्रू हैं तब भी आंसर ट्रू होगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक दोनों की दोनों फॉल्स होंगी सिर्फ उस सूरत में आंसर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे आपको जो येलो रोज नजर आ रही हैं अब इसमें देखें कि सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पे q भी फॉल्स था और नेगेशन ऑफ r भी फॉल्स था, तो इन दोनों रोज में हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनमें या तो आपको q ट्रू मिलेगा या नेगेशन ऑफ r ट्रू मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होंगी, सिर्फ ये एक दो पॉसिबिलिटीज होंगी जो ओवरऑल फॉल्स हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास p और नेगेशन ऑफ r की ट्रुथ वैल्यूज होंगी। इसका मतलब हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हमने ब्रैकेट्स के बाहर वाली चीज़ों को देखना है, ब्रैकेट्स को बाहर वाली चीज़ों के साथ ऑपरेटर के थ्रू ज्वाइन करो।
ब्रैकेट के बाहर हमारे पास नेगेशन ऑफ पी भी है, पी तो हमारे पास है, नेगेशन ऑफ पी नहीं है ना। तो सबसे पहले हम नेगेशन ऑफ पी फाइंड आउट करेंगे। नेगेशन ऑफ पी बिल्कुल उसी तरह से होगा कि हमारे पास अगर जहां जहां पे पी ट्रू है वहां वहां पे नेगेशन ऑफ पी फॉल्स हो जाएगा, जहां जहां पे पी फॉल्स है वहां वहां पे नेगेशन ऑफ पी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। जब हम नेगेशन ऑफ पी फाइंड आउट कर लेंगे तो नेगेशन ऑफ पी को मैं एंड ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करवाऊंगा क्यू और नेगेशन ऑफ आर के साथ। देखें आपको यहाँ पे जो सेकंड रो है, सॉरी सेकंड कॉलम है, इसमें आपको नेगेशन ऑफ पी की पॉसिबल वैल्यूज नजर आ रही है। अब इन सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज को मैं एंड ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करवाऊंगा क्यू और नेगेशन ऑफ आर के साथ। अब चूंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटर से ज्वाइन हो रही हैं, एंड ऑपरेटर में हमारे पास आंसर जस्ट उस सूरत में ट्रू आएगा अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो अब जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो अ, बाकी सारी की सारी रोज हैं, फर्स्ट रो चेक करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सारी की सारी रोज में कम से कम एक फॉल्स वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास फिफ्थ रो है इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, सिक्स्थ रो में भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। जो हमारे पास यहाँ पे सेवंथ रो है इसमें फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, और जो लास्ट रो है इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि जो येलो रो है ये वो रोज हैं जिनमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो चूंकि हम इन दोनों को एंड ऑपरेटर से ज्वाइन करवा रहे हैं तो इस सूरत में भी आपके पास आंसर सिर्फ उस सूरत में ट्रू आ रहा है जहाँ पे येलो रोज है। तो फिर इस येलो रोज में ही हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रही हैं। फर्दर हमारे पास जो ओवरऑल एक कंबाइंड इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनेगा उसकी शेप कुछ इस फॉर्म के अंदर। सेकेंडली अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, आपने इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए ट्रुथ टेबल बनाना है। तो अगेन वही चीज, आपके पास दोनों ब्रेसेस हैं, आप दोनों ब्रैकेट्स हैं, आप दोनों ब्रैकेट्स को पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व आउट करेंगे। आप सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे P और Q, P और Q को आपने और ऑपरेटर से ज्वाइन करवाना है। तो आपके पास स्टेटमेंट इस तरह आपके पास ट्रुथ टेबल बनेगा। फिर आपने P एंड Q फाइंड आउट करना है, तो P एंड Q में आपके पास ऑब्वियस सी बात है आंसर उस वक्त ट्रू आएगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट रो में जस्ट दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बाकी सारी फॉल्स हो जाएंगी। इसी तरह आप यहाँ पे नेगेशन ऑफ P एंड Q फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इन दोनों को ज्वाइन करवा देंगे एंड ऑपरेटर के साथ। तो ये आपके पास इसका जो पॉसिबल सा ट्रुथ टेबल बनेगा वो ये ट्रुथ टेबल बनेगा। गॉट इट। फर्दर अगर हम लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करें, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होती है, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंस में बेसिकली हम बात करेंगे टू स्टेटमेंट फॉर्म आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ, अगर उन दोनों स्टेटमेंट्स की जो कंपैरेटिवली जो रिलेटिवली ट्रुथ वैल्यूज है वो सेम आ जाए, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि P एक स्टेटमेंट है और Q एक स्टेटमेंट है, तो अगर आप ये कहें कि जो P की रो में, अगर P किसी रो में ट्रू वैल्यू दे रहा है उस रो में Q भी ट्रू वैल्यू दे रहा है, और अगर P किसी रो में फॉल्स वैल्यू दे रहा है Q भी उस रो में फॉल्स वैल्यू दे रहा है, जितनी भी हमारे पास P और Q की ट्रुथ वैल्यूज हैं, तो इस सूरत में हम कहेंगे P और Q आपस में दो लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट्स। गॉट इट। और इसको हम डिनोट करेंगे P इक्विवेलेंस Q के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ हम इक्विवेलेंस को डिनोट करेंगे। हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसा कि मैं नेगेशन ऑफ P फाइंड आउट करूँ तो मुझे नजर ये आएगा कि नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू P। अगर हमारे पास P एक स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, तो 2 पावर 1 के फार्मूला से इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं इस P का नेगेशन ऑफ P फाइंड आउट करूँ तो नेगेशन ऑफ P में जो ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा। अभी जो नेगेशन ऑफ P आ गया है इसका मैं अगेन से नेगेशन फाइंड आउट करूँ तो नेगेशन ऑफ P का नेगेशन होगा कि नेगेशन ऑफ P में वैल्यू फॉल्स थी तो उसके नेगेशन में वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और नेगेशन ऑफ P में वैल्यू ट्रू थी तो उसके नेगेशन में वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। और आप जरा गौर से देखें कि फर्स्ट कॉलम और जो लास्ट कॉलम है इनकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू सेम है, मतलब कि ये भी वैल्यू ट्रू है, इधर यहाँ पे वैल्यू ट्रू है, इसकी सेकंड वैल्यू फॉल्स है, इसकी भी सेकंड वैल्यू फॉल्स। तो इसका मतलब जो हुआ क्योंकि दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू सेम है तो हम बात करेंगे कि P और नेगेशन ऑफ P दोनों आपस में इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं।
सेकंड बेसिकली हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ को आपने बेसिकली सेट थ्योरी के अंदर भी डिस्कस किया होगा, हम यहाँ पे इसको लॉजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ को अगर मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इसकी वर्ड स्टेटमेंट हमारे पास ये बनेगी, द नेगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द और स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड। और अगर हम इसको सिंबॉलिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो हम बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे दैट नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। इन सिंपल वर्ड, जब नेगेशन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो नेगेशन पी पे भी अप्लाई होगी, नेगेशन क्यू पे भी अप्लाई होगी, और ये जो एंड ऑपरेटर है ये और में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसके दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट डिमॉर्गन्स लॉ की ये होती है, द नेगेशन ऑफ एन और स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द एंड स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड। और सिंबॉलिकली अगर मैं बात करूं तो हम ये बात कर रहे हैं दैट नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। बिल्कुल प्रीवियस स्टेटमेंट की तरह जब ये नेगेशन अंदर जाएगी तो नेगेशन पी पे भी आ जाएगी, नेगेशन क्यू पे भी आ जाएगी, और ये जो और ऑपरेटर था पहले एंड और में कन्वर्ट हुआ था, अब इस नेगेशन से जो और है ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं डिमॉर्गन्स लॉ से, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। अगर मैं मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप इस तरह इमेजिन करें, यूज डिमॉर्गन्स लॉ टू राइट द नेगेशन ऑफ -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4 फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर्स x, मतलब कि x कोई हमारे पास कोई पर्टिकुलर सा रियल नंबर है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह मैंने एक्सप्लेन भी किया है आगे कि x -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब मीन्स x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर आप डिमॉर्गन्स लॉ से इसकी नेगेशन करना चाहें तो आप x इज ग्रेटर देन -1 को p स्टेटमेंट मान के चलें, x इज लेस देन इक्वल टू 4 को q स्टेटमेंट मान के चलें, उनके दरमियान एंड ऑपरेटर है। आप इस पर नेगेशन अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारे पास इसकी जो नेगेशन बन जाएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, नेगेशन जब x लेस देन x ग्रेटर देन -1 की मैं नेगेशन अप्लाई करवाऊंगा तो बन जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि ग्रेटर देन की जो हमारे पास नेगेशन होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है। इसी तरह जब एंड ऑपरेटर के ऊपर नेगेशन लगेगी तो एंड और के अंदर कन्वर्ट होगा, और इसी तरह x लेस देन इक्वल टू 4 है, जब इसके ऊपर नेगेशन लगेगी जो हमारी ये जो q स्टेटमेंट थी, जब नेगेशन ऑफ q आएगा तो ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन 4। इस तरह से हम किसी भी इनइक्वालिटी को बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट आपने इनइक्वालिटी लिखी थी -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये वाली पॉसिबिलिटीज और ये वाली पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। गॉट इट? इन दोनों का मतलब हमारे पास सेम है। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं इंग्लिश की फॉर्म के अंदर, ठीक है, हमने लॉजिकली यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। एग्जांपल है रीराइट इन अ सिंपलर फॉर्म। स्टेटमेंट हमारे पास है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। जरा गौर से देखिएगा, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। आप इस तरह इमेजिन करें कि पी स्टेटमेंट आप लिख लें, आई एम हैप्पी, तो नेगेशन ऑफ पी क्या बनेगी, आई एम नॉट हैप्पी, और नेगेशन ऑफ पी क्या बनेगी, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। गॉट इट? मतलब कि पी स्टेटमेंट थी हमारे पास आई एम हैप्पी, नेगेशन ऑफ पी बन गई आई एम नॉट हैप्पी, और नेगेशन ऑफ पी बन गई इट इज़ नॉट ट्रू आई एम नॉट हैप्पी, जो कि हमारी स्टार्ट में स्टेटमेंट थी। गॉट इट? अब हमने लास्ट में देखा था नेगेशन ऑफ पी इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू पी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी इज इक्विवेलेंट टू पी, व्हिच इज बेसिकली आई एम नॉट हैप्पी। गॉट इट?
तो लॉजिकली ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी इज इक्विवेलेंट टू पी आई एम नॉट हैप्पी। इसका मतलब ये हुआ जो आप फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर आप इस पर ज़रा गौर से देखें, इसका मतलब और जो पी स्टेटमेंट है, इन दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो डी मॉर्गन्स लॉ है, हम इसी डी मॉर्गन्स लॉ को बाय ट्रुथ टेबल भी प्रूव कर सकते हैं। ये आपके पास आपके लिए सिंपलर सी एक एक्सरसाइज हो जाएगी कि अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू, ठीक है, तो अब आप ज़रा गौर से देख लें कि हमारे पास चूँकि दो स्टेटमेंट है तो उसकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी 2 पावर 2 के फार्मूला से। आप इसमें सबसे पहले नेगेशन ऑफ पी फाइंड आउट करेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू फाइंड आउट करेंगे, और ओवरऑल जब आप इसका ट्रुथ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, आपके पास जो स्टेटमेंट थी डी मॉर्गन्स लॉ की, उसकी जो लेफ्ट साइड है वो थी नेगेशन ऑफ पी और क्यू। आपने नेगेशन ऑफ पी और क्यू फाइंड आउट की, उसके बाद आपने नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू फाइंड आउट की, वो आ गई। आप देखें कि इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज हैं, सारी की सारी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब कि पहले में फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ पी और क्यू और दूसरी स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू की जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज हैं क्योंकि वो सेम है, तो इट मीन्स कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट हैं। ठीक है जी, ओके। फर्दर हमारे पास जो सेकंड हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, हम उसका भी इसी तरह से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, और हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो इसमें भी आप चेक करेंगे, सॉरी नॉट सेकंड, माय मिस्टेक। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट दी जाएं, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और सेकंड स्टेटमेंट है नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। गॉट इट? मतलब कि नेगेशन अंदर पी और क्यू पे गई है, लेकिन आपने एंड को और के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, एंड ऑपरेटर ही रहा। तो अब इस सूरत में आप फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट जो थी नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों की अलग अलग से ट्रुथ टेबल ट्रुथ वैल्यूज बनाएं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ जगह पे तो इनकी ट्रुथ वैल्यू सेम आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आ गया, लास्ट में भी ट्रू ट्रू आ गया, लेकिन हर जगह पे इनकी ट्रुथ वैल्यूज क्रॉसपॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यू सेम नहीं होंगे। अब क्योंकि हर रो में इनकी ट्रुथ वैल्यू सेम नहीं है, अगर हर रो में ट्रुथ वैल्यू सेम आती तो हम कहते हैं ये लॉजिकली आपस में इक्विवेलेंट है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इनकी कुछ जगह पे ट्रुथ वैल्यू सेम नहीं है, अगर किसी एक रो में भी ट्रुथ वैल्यू सेम ना हुई तो हम कहेंगे ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं। अब इसके सेकंड और थर्ड रो में जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज इक्विवेलेंट नहीं है, सॉरी इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास छोटी सी एक्सरसाइज है कि आपने चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू एंड आर, और दूसरी स्टेटमेंट है पी एंड क्यू एंड आर, मतलब कि पहले हमारे पास ब्रैकेट थी पी एंड क्यू पे और फिर आर ऑपरेटर ज्वाइन हो रहा था। अब यहाँ पे ब्रैकेट है क्यू एंड आर पे, पहले आपने क्यू और आर को ज्वाइन करना है, उसके बाद पी के साथ लेके आना है कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास पी एंड क्यू ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद एंड है पी एंड ब्रैकेट के अंदर है क्यू और आर। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को डिस्कस करना है, उसके बाद ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसको बाहर जो स्टेटमेंट पड़े उसके साथ हमने कंबाइन करना है। तो इस यहाँ पे भी आपने देखना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मीन्स उसी तरह से आपने दोनों की अलग अलग से ट्रुथ वैल्यूज बनानी है और मुझे बताना है कि क्या आपकी ये जो क्रॉसपॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि ऑलवेज ट्रू। अ टोटोलॉजी इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम दैट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स वेरी। मतलब कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमेशा ही ट्रू होगी, ऐसी स्टेटमेंट को बेसिकली हम टोटोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी और हम दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास नेगेशन ऑफ पी, तो पी ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी फॉल्स हो जाएगा, पी फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ पी ट्रू हो जाएगा। अब पी और नेगेशन ऑफ पी को और ऑपरेटर से ज्वाइन करवा दें, पी और नेगेशन ऑफ पी, आपको पता है और ऑपरेटर में आंसर उस वक्त ट्रू होगा दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। अब देखें फर्स्ट रो में फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, आंसर ट्रू आ जाएगा।
सेकंड रो में फर्स्ट फॉल्स है लेकिन सेकंड ट्रू है, तो आंसर फिर ट्रू हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट थी पी और नेगेशन ऑफ पी, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी जितनी भी ट्रुथ वैल्यूज हैं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज इसकी ट्रुथ वैल्यूज की थी, दोनों की दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि पी और नेगेशन ऑफ पी इज बेसिकली आ टोटोलॉजी। अब चूंकि ये टोटोलॉजी है तो टोटोलॉजी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी के साथ, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी की सारी वैल्यूज ट्रू हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास एक टोटोलॉजी। इसी तरह जैसे हमने टोटोलॉजी की बात की कि टोटोलॉजी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी सारी की सारी ट्रुथ वैल्यूज ट्रू होंगी, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसकी सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स होंगी। तो हमारे पास एक फॉर्मल सी डेफिनेशन बनेगी, अ कॉन्ट्राडिक्शन इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम that is always false regardless of the truth values of that statement variables। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स हो जाए, और कॉन्ट्राडिक्शन को हम डिनोट करेंगे सी के साथ, ठीक है। अब इमेजिन करें कि आपके पास एक स्टेटमेंट थी पी और आप इसका नेगेशन ऑफ पी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब पी के बारे में दो पॉसिबिलिटीज हैं, पी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और नेगेशन ऑफ पी उस हिसाब से आ जाएगा, अगर पी ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी फॉल्स, पी फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ पी ट्रू। आप इस P और नेगेशन ऑफ P को एंड ऑपरेटर से ज्वाइन करवाएं। एंड ऑपरेटर में आंसर उस वक्त ट्रू आएगा अगर दोनों ट्रू होंगे, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब फर्स्ट रो में देखें P ट्रू है लेकिन नेगेशन ऑफ P फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। सेकंड रो में P फॉल्स है लेकिन नेगेशन ऑफ Q ट्रू है, दोनों में एक फॉल्स है ना, इसका मतलब आंसर फिर फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाली जो स्टेटमेंट थी P एंड नेगेशन ऑफ P, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी सारी की सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स हैं, इसका मतलब है ये हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन होगी, तो इसलिए मैं इसको डिनोट करूंगा दिस इज इक्विवेलेंट टू सी, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसकी सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास फॉल्स है। इसी तरह से आपके पास एक कंबाइंड स्टेटमेंट है पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ पी और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। आपने प्रूव करना है कि क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं। अब इसका ट्रुथ टेबल आपके सामने यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। ट्रुथ टेबल आई थिंक आपको अब नॉलेज होगी। आप अपने तौर पर इसका ट्रुथ टेबल बनाएं और देखें कि आपकी यही स्टेटमेंट्स की सारी वैल्यूज आ रही हैं, और आप चेक करेंगे कि सारी की सारी वैल्यूज अगर इसकी ट्रू आ रही हैं तो इट मीन्स कि ये आपके पास एक टोटोलॉजी है। नेक्स्ट फर्दर इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्सरसाइज है कि आपने चेक ये करना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू ब्रैकेट दैट ज्वाइन विद द एंड ऑपरेटर विद नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, क्या आपने चेक करना है कि क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है। आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। ट्रुथ टेबल आपने बिल्कुल उसी तरह से बनाना है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर लें, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर लें और दोनों ब्रैकेट को आपस में एंड ऑपरेटर ज्वाइन करवा दें, और आप देखेंगे कि सारी की सारी वैल्यूज की फॉल्स आएंगी। दैट्स व्हाई वी विल से दैट दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू सी, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉजिक्स के लॉज हैं, जो बेसिकली लॉज आपने पहले भी स्टडी किए होंगे, हम इनको लॉजिकली तौर पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप इमेजिन करें गिवन स्टेटमेंट पी क्यू एंड आर, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू और आर, और आपके पास टोटोलॉजी को अगेन हम टी से डिनोट कर रहे हैं एंड कॉन्ट्राडिक्शन सी। देन द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस होल्ड, तो ये जो कुछ लॉजिकल लॉज हैं ये आपके पास होल्ड करते हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमें ये कहता है ये एंड ऑपरेटर में भी लाई करेगा, ये और ऑपरेटर में भी लाई करेगा कि P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P, मतलब कि P और Q की अगर आप प्लेस आपस में चेंज भी करते हैं, यहाँ पे P एंड Q ले रहे हैं तो यहाँ पे Q एंड P ले रहे हैं, तो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इसी तरह ये लॉ जो है हमारे पास एंड ऑपरेटर में भी लाई करेगा, P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P। आप इसकी ट्रुथ वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं, इनकी ट्रुथ वैल्यूज आपस में सेम आएंगी। इसी तरह हमारे पास सेकेंड वन है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है कि P और Q, मतलब अगर आप P एंड Q को पहले ज्वाइन करें उसके बाद उसको ज्वाइन करवाएं R के साथ, मतलब पहले ब्रैकेट को हम कंबाइन करते हैं ना, उसका आंसर फिर R से ज्वाइन कराएंगे, वो कहते हैं इसकी ट्रुथ वैल्यूज। या आप ये करें कि आप पहले Q एंड R को ज्वाइन करवा लें, इसका जो आंसर है उसको P से ज्वाइन करवाएं, वो कहता है दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट होंगे, इनकी ट्रुथ वैल्यूज आपस में सेम आएंगे। और सिमिलरली ये वाला जो लॉ है ये हमारे पास और ऑपरेटर में भी लाई करेगा कि अगर यही वाली चीज़ मैं और ऑपरेटर के साथ करूँ तो उस सूरत में भी ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट होंगे। द थर्ड वन इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ये कहता है कि अगर मेरे पास इस तरह आ जाए P एंड Q और R, कहता है इसकी ट्रुथ वैल्यूज, या मैं ये करूं P एंड Q और Q एंड R,
इस दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है, जो लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट पड़ी है और जो राइट साइड पे स्टेटमेंट पड़ी है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास इक्विवेलेंट होंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने P को Q और R पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज बेसिकली कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं यही वाला काम और एंड ऑपरेटर को आपस में इंटरचेंज करके करूं कि हमारे पास स्टेटमेंट बन जाए P और Q ब्रैकेट के अंदर आ जाए Q एंड R, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड Q और R। यहाँ पे जो P है वो और ऑपरेटर के साथ Q एंड R पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव। आप इसका भी ट्रुथ टेबल बना के चेक कर सकते हैं, तो क्या आपने इसका ट्रुथ टेबल बना के चेक करना है कि क्या ये जितने भी मैं लॉज पढ़ा रहा हूँ क्या ये लॉज आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। ओके, द फोर्थ वन इज बेसिकली द आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हमें ये कहता है दैट P एंड सम टोटोलॉजी, अगर P आपके पास कोई स्टेटमेंट है उसकी दो ही वैल्यूज होंगे, ट्रू एंड फॉल्स, आप उसको एंड के साथ टोटोलॉजी के साथ ज्वाइन करवाएं तो आंसर P ही आएगा। इसी तरह अगर आपके पास P और C, आप कॉन्ट्राडिक्शन से P को ज्वाइन करवाएंगे तो आंसर अगेन हमारे पास P के केवल ही आएगा। ओके, द फिफ्थ वन इज बेसिकली द नेगेशन लॉ। नेगेशन लॉ हमें ये कहता है P, ये हमने चेक भी किया था, P और नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू टोटोलॉजी एंड P एंड नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्राडिक्शन। और ये डबल नेगेशन भी हमने चेक किया है, दैट नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू P। ओके, द seventh one, or you can say that the seventh one is basically the idempotent law. idempotent law हमें ये कहता है कि अगर मैं P and P करूं, मतलब P और P दोनों स्टेटमेंट P फर्स्ट स्टेटमेंट P हो, सेकंड स्टेटमेंट P हो, इनको मैं एंड ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करवाऊं तो वो कहता है आंसर फिर भी आपके पास P ही आएगा। और इसी तरह आप P को P के साथ और ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करवाएंगे तब भी आपके पास आंसर P ही होगा। ओके, डिमॉर्गन्स लॉ हमने पहले भी स्टडी किए हैं। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ में भी हमारे पास इक्विवेलेंस होल्ड करती है। और लास्ट टाइम हमारे पास है यूनिवर्सल बाउंड लॉ। यूनिवर्सल बाउंड लॉ हमें ये कहता है कि अगर मैं P को टोटोलॉजी के साथ ज्वाइन करवाऊँ थ्रू और ऑपरेटर, यहाँ पे हमने ज्वाइन करवाया था थ्रू एंड ऑपरेटर, आइडेंटिटी में हमने थ्रू एंड ऑपरेटर ज्वाइन करवाया था। यहाँ पे हम बिल्कुल उसके उल्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ में कि हमारे पास P और टोटोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू टोटोलॉजी, P एंड कॉन्ट्राडिक्शन इज इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज बेसिकली द अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ हमें ये कहेगा कि P और P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P, कि हमारे पास जो P होगा अगर मैं P एंड Q के साथ उसको ज्वाइन करवाऊँ तो ये जो सारी की सारी बाद की स्टेटमेंट है ये अब्जॉर्ब हो जाएगी P के अंदर, आंसर P ही आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं ये और एंड को आपस में इंटरचेंज कर दूँ तो उस सूरत में भी आपके पास ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट होगी ये P के साथ अब्जॉर्ब हो जाएगी और आंसर अगेन हमारे पास P ही आएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेसिकली द नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। वो कहता है कि अगर आप टोटोलॉजी और उसकी नेगेशन ले लें तो आपके पास आंसर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है ना, टोटोलॉजी के सारे आंसर ट्रू होंगे, जब आप उसकी नेगेशन ले जाएंगे तो सारे आंसर फॉल्स हो जाएंगे, वो कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगी। और दूसरी सूरत में अगर आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन है, आप कॉन्ट्राडिक्शन की नेगेशन ले लेते, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन के सारे आंसर फॉल्स थे, आप इसकी नेगेशन लेंगे तो सारे के सारे आंसर आपके पास ट्रू हो जाएंगे। ओके, दैट्स इट विद द सेकेंड लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने आपको इन लॉज की आपको बताई हैं कि आपने ट्रुथ टेबल्स बनाने हैं, वो ट्रुथ टेबल बना के आपने एज अ असाइनमेंट मेरे साथ शेयर करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।